हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग कॉमर्स किंग एकेडमी। हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे जो कि रेलेवेंट है चैप्टर नंबर 6 के। नेम है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इसकी इलस्ट्रेशन नंबर है 8 जो कि कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि जो लास्ट वीडियोज़ हैं इसी कॉन्सेप्ट के रेलेवेंट, उसमें हमने डिटेल के साथ जो है ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। ये है जी इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब हम इसको रीड करेंगे और फिर इसके रेलेवेंट जो है हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें ऑन 1 नवंबर 2004 ये डेट है जी। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 4000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट बेसिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, जहाँ पर क्रेडिट का वर्ड आ जाए या जो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट होती हैं वहाँ पर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम करंट टॉपिक है हमारा। और दूसरा है जी चेक। यहाँ पे आपका जो है मैं माइंड क्लियर करता जाऊँ कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, हम यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज की बजाय हम चेक भी तो ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ही है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। तो इनमें जो है ना कुछ डिफरेंट जो है ना फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद पे ये एक दूसरे से जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं। अब जो बिल है वो डायरेक्ट जो है वो उसके ऊपर बायर के ऊपर जो है वो ड्रा करता है सेलर, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ चेक, चेक जो ड्रॉ होता है वो बैंकर के ऊपर ड्रॉ होता है, ठीक है, उसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट पार्टी से है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। और जो चेक है उसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है वो बैंक से है, ठीक है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के जो है ना सिक्योरिटी के लिए, पेमेंट्स की क्लियरेंस के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमेसरी नोट है, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने जो है ना सिर्फ जो है आपको कॉन्सेप्ट एक समझने के लिए जो है ना वो मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है ना इंपॉर्टेंट नोट जो है वो मैंने शेयर किया आपके साथ। नेक्स्ट चलते हैं जी। मिस्टर ए देन ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 months। क्लियर है कि जो बिल है वो ड्रा किया है उसका ड्यूरेशन 2 month है। ए ने ड्रा किया है बी पर, ठीक है, और ए जो है वो सेलर है, बी जो है वो परचेजर है, बायर है। क्लियर। अब फिर क्या हुआ, ए सेंट द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये लास्ट जो है इलस्ट्रेशंस जो कॉन्सेप्ट्स उनमें मैं जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि जो इनमें क्या डिस्टिंक्शन होती है। एक ये है कि जब 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जब डील कर रहा होता है इसको जो है वो ड्रायर या जो होल्डर है उसके पास जो ऑप्शन होते हैं वो ये होता है कि वो डिस्काउंट करवाता है, ठीक है। एक ऑप्शन ये, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये डिस्काउंटिंग नहीं होती, ये जस्ट जो है कलेक्शन के लिए जो है ना बैंक को अपना नुमाइंदा जो है वो बनाता है कि मेरे बिहाफ पे जो है आपने बिल जो है वो कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में जो है वो उसकी एंट्री कर देनी है, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर बट ही कुड नॉट मीट हिज एक्सेप्टेंस। जब बैंक ने ड्यू डेट पे जो है, जब मेच्योरिटी डेट आ गई तो बैंकर ने जो है वो एक्सेप्टर जो है बी उसके आगे बिल पेश किया, प्रेजेंट किया कि आप इसकी पेमेंट करो, लेकिन उसने जो है रिफ्यूज़ कर दिया, डिसऑनर कर दिया, पेमेंट देने से इनकार कर दिया। द बैंक पेड ₹40 एज नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ ए। ये स्टेटमेंट समझें कि जो बैंक है वो नोटिंग चार्जेस पे किए हैं उसने। क्यों किए? क्योंकि वो इमीडिएट और करंट होल्डर है, ठीक है। उसने पे किए ऑन बिहाफ ऑफ ए, क्योंकि ए जो है वो होल्डर है, ठीक है। उसने जो है बैंक को जो है ना वो कलेक्शन पर्पज़ के लिए दिया था, ठीक है, लेकिन अब डिसऑनर हो गया तो उसने ए के बिहाफ पे जो है ना जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे कर दिए हैं और अब वो ए से रिकवर करेगा, ठीक है, और ए जो है फिर वो बी से रिकवर करेगा। तो अल्टीमेट जो है बंदा जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा वो वही बंदा है जिसने वो बिल जो है रिफ्यूज़ किया है या डिसऑनर किया है, वो है बी, ठीक है। द बैंक ऑल्सो चार्ज ₹15 एज कलेक्शन चार्जेस। तो जाहिर सी बात है जो बैंक जो है उसने कलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसके अगेंस्ट जो है ये कुछ चार्ज करेगा, वो है ₹15, ठीक है। और ये बैंक के लिए इनकम होगी और ये उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्लियर है। अब रिक्वायरमेंट देखें, इस रिक्वायरमेंट को हमने फॉलो करना है। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड द बैंक। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज की इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि रेलिवेंट है विद कॉन्सेप्ट डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका सोल्यूशन जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है जी ए जर्नल, ठीक है। हमने एंट्रीज करनी है ए के अकाउंट में
जो कि सेलर है, जिसने क्रेडिट सेल्स की हैं टू मिस्टर बी को, ठीक है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री की तरफ आएंगे, जो कि कंडक्ट हुई है 1 नवंबर 2004, जिसकी स्टेटमेंट ये थी, मिस्टर ए जो हैं वो सेल करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर बी, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी थी जी? 4000 रुपये, 4000 से डेबिट और सेम अमाउंट से क्रेडिट। इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन क्या होगी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। इसकी जो रीज़न है वो समझ लें, जो इसका कॉन्सेप्ट है एंट्री का वो समझ लें। क्योंकि ए का अकाउंट है और इसने बी को क्रेडिट सेल्स की हैं, तो बी इसका एसेट होगा, तो डेबिट होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जो है वो बी से जो है वो पैसे वसूल करेगा सेल्स के अगेंस्ट। क्लियर है? और सेल्स जो हैं वो क्रेडिट होती हैं, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट का रूल है। सेम डेट 1 नवंबर 2004 को ए जो है वो ड्रा करता है बिल बी के ऊपर, ठीक है। ए जो है वो ड्रायर होगा, ठीक है। जब बिल ड्रा करेगा तो एंट्री ये होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बिल रिसीवेबल को, ठीक है। सेम अमाउंट 4000 टू मिस्टर बी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। इसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही मिस्टर ए जो है वो बिल ड्रा करता है तो बी की जगह जो सिक्योरिटी जो गारंटर होता है वो बिल आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अब जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि ये एसेट है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो पैसे जो हैं या फ्यूचर में वो बिल के जो है वो थ्रू जो है वो रिसीव करेगा, ना कि डायरेक्ट जो है मिस्टर बी से। क्लियर है? यानी एज अ एसेट, एज अ सिक्योरिटी अब बिल रिसीवेबल है मिस्टर ए का, ठीक है। तो जैसे ही जो है इन डिक्रीज इन एसेट हुआ इस एंट्री में, मिस्टर बी जो इसका एसेट था पहले उसमें डिक्रीज हुआ, तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। 4000 डिटेल और डिस्क्रिप्शन इसकी ये होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 2 मंथ्स। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट ये है, जैसे ही जो है मिस्टर ए ड्रा करता है बिल को और उसके सिग्नेचर लेके मिस्टर बी के अपने पास होल्ड रखता है, ठीक है। उसी डेट को वो क्या करता है, अच्छा ए जो है सेंड द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन पर्पजेस, ऐसे ही है ना स्टेटमेंट। आगे फर्दर जो है सेम डेट को इसकी एंट्री ये होगी 11 नवंबर 2004। अब वो अपना करंट एसेट किसको बना रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को, क्योंकि वो जो है अपना बिल जो है वो बैंक में जो है सेंड कर रहा है कलेक्शन पर्पज़ के लिए। तो अब वो ये समझेगा कि जो मेरा एसेट है वो ये अकाउंट है, ठीक है। सो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी लॉजिक समझें, बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि जो लास्ट एंट्री थी, लास्ट जो उसका ट्रीटमेंट था उसमें बिल रिसीवेबल जो एसेट था, ठीक है। पहले में एसेट था जी बी, ठीक है। फिर जो है बी क्रेडिट हो गया क्योंकि बिल रिसीवेबल जो है वो उनके दरमियान में आ गया एज अ एसेट। और इसी तरह अब जो एसेट है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो एसेट होगा, ठीक है, ये डेबिट होगा। तो एसेट जो है वो डेबिट हो गया और डिक्रीज इन एसेट, ये जो एसेट पहली एंट्री में था बिल रिसीवेबल, इसमें जो है वो डिक्रीज आ गया, तो डिक्रीज इन जो एसेट है वो क्रेडिट होगा विद सेम अमाउंट्स 4000 एंड 4000। इसकी एंट्री ये होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इन टू द बैंक बाय मिस्टर ए। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ लग गई होगी कि ट्रांजैक्शन, फिर बिल का ड्रा करना, ठीक है, फिर बिल को जो है वो बैंक में जो है सेंड करना कलेक्शन पर्पज़ के लिए। क्लियर है? जब बिल सेंड हो गया उसके बाद क्या हुआ, ये स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हम। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर बट ही कुड नॉट मीट हिज एक्सेप्टेंस, यानी उसने डिसऑनर कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी मिस्टर ए के अकाउंट में? अब सबसे पहले ये समझें कि ड्यू डेट क्या थी, ठीक है। बिल ड्रा हुआ था जी 2 माह के लिए, 1 नवंबर 2004 को, ऐसे ही है। तो नवंबर दिसंबर, ठीक है, 2 मंथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आगे जो है जनवरी का महीना आ गया, ठीक है, उसमें जो है 2 से 3 दिन या 4 दिन ग्रेस डेज जो हैं वो जो है ड्रायर है वो उसे अपने ड्राई को देता है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि 4 जनवरी 2005 को जो है वो ड्यू डेट है, ठीक है। तो ड्यू डेट को जो है वो डिसऑनर करता है, तो इसकी एंट्री ये होगी मिस्टर ए के अकाउंट में 4 जनवरी 2005
बी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा विथ सेम अमाउंट 4000 डेबिट एंड 4000 क्रेडिट। और इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब इस एंट्री की जो है वो लॉजिक समझें, ठीक है। अब यहाँ तक जो एसेट था ए के लिए वो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो है बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मिस्टर बी जो है उसका एसेट बन गया, जैसा कि पहले था कि बिल ड्रा होने से पहले कि उसने डायरेक्ट जो है वो बी से पैसे लेने थे। अब भी उसने जो है वो डायरेक्ट बी से लेने, ठीक है। और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट इसका जो एसेट बना था उसमें डिक्रीज आ गया क्योंकि डिसऑनर हो गया, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म हो गया। तो डिक्रीज इन एसेट यहाँ पे क्रेडिट हो गया, इंक्रीज इन एसेट जो है यहाँ पे डेबिट हो गया और डिक्रीज इन एसेट इन यहाँ पे क्रेडिट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिसऑनर होने के बाद द बैंक पेड 40 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए एंड द बैंक ऑल्सो चार्ज 15 एज रुपीज एज कलेक्शन चार्जेस। तो सेम डेट 4 जनवरी 2005 जो बैंक है वो ए के बिहाफ पे जो है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। तो इसके अकाउंट में एंट्री क्या होगी इन सिचुएशन में, बी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अमाउंट कितनी है जी, 40 रुपीज डेबिट एंड 40 क्रेडिट। इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन क्या होगी, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक रिकवरेबल फ्रॉम द एक्सेप्टर। यानी अब जो है वो बैंक ने पे किए हैं, ठीक है, लेकिन मिस्टर जो ए है वो रिकवर करेगा मिस्टर बी से, ठीक है, जो रिकवरेबल है मिस्टर बी से। अब इसकी लॉजिक समझें कि जो मिस्टर ए है, क्योंकि हम मिस्टर ए के अकाउंट में एंट्रीज कर रहे हैं, मिस्टर ए जो है वो रिसीव करेगा इन फ्यूचर या रिकवर करेगा मिस्टर बी से। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो है उसका एसेट बना नोटिंग चार्जेस के अगेंस्ट और उसने जो है वो पे किए हैं अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जो है यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ इस एंट्री के हवाले से। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर बी इज रुपीज़ 4040 रुपीज़। अब इसकी लॉजिक या इसका कॉन्सेप्ट समझें। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर बी इज रुपीज़ 4040 रुपीज़ के मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से ये टोटल अमाउंट जो है वो रिकवर करेगा या रिसीव करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि जो सेल्स की अमाउंट थी वो 4000 थी, लेकिन अब उसने बिल डिसऑनर किया है, लिहाजा उसकी फ़ी भी वही पे करेगा मिस्टर बी, ठीक है। तो अब जितनी भी अमाउंट है ये ड्यू है मिस्टर बी की तरफ, ठीक है, जो कि मिस्टर ए जो है इन फ्यूचर रिसीव करेगा, यानी कि सेल्स की अमाउंट एंड अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस की जो अमाउंट है वो ये 40 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री जो लास्ट एंट्री है मिस्टर ए के अकाउंट की वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि वो जो है बैंक को कलेक्शन चार्जेस जो है वो पे करता है मिस्टर ए, ठीक है, यानी कि जो बैंक सर्विसेज देता है उसे कलेक्शन की, तो उसकी फ़ी देता है, उसे पेमेंट करता है। वो थी जी 15 रुपये, ठीक है। आइए उसकी एंट्री करते हैं। सेम डेट है जी 4 जनवरी 2005। तो इसकी जनरल एंट्री ये है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा 15 रुपये से, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा विद सेम अमाउंट विद डिटेल और डिस्क्रिप्शन बैंक चार्जेस पेड बाय मिस्टर ए। अब इसकी लॉजिक समझें। जो मिस्टर ए है वो बैंक चार्जेस जो इसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है वो डेबिट होते हैं, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो गया और पे करता है बैंक को बैंक अकाउंट के ज़रिए, तो उसका बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर है। जिस तरह हम एंट्री करते हैं परचेजेस टू कैश, ठीक है, यानी कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होता है, ठीक है। अब वो बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो पे करेगा तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक जो है वो अपनी चार्जेस जो हैं वो क्यों रिसीव करता है जबकि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। तो ये बात जो है माइंड में रखें कि बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, कि जो है वो डिसऑनर हो या ऑनर हो, ठीक है, लेकिन बैंक ने अपनी जो है वो फ़ी चार्ज करनी है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैं आपको जो है
कमेंट देता हूँ यहाँ पे, दो बिल इज डिसऑनर्ड बट बैंक चार्ज इट्स फी। अगरचे बिल जो है वो डिसऑनर है, लेकिन बैंक जो है वो अपनी फ़ी चार्ज करेगा, जो अपनी सर्विसेज देता है कलेक्शन की, उसके अगेंस्ट। क्लियर है? अब मिस्टर ए के अकाउंट में एंट्रीज होने के बाद अब हम मूव करेंगे मिस्टर बी के अकाउंट की तरफ, जो कि हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम मूव करेंगे बैंक के जर्नल की तरफ कि बैंक के अकाउंट में एंट्रीज क्या होंगी, वो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट होगी। अब जो है हम मिस्टर बी जो कि परचेज़र है, ठीक है, उसके अकाउंट में जो है अब हम एंट्रीज करेंगे। बहुत ही सिंपल है जी। सेम डेट 1 नवंबर 2004 को जो है मिस्टर ए ने सेल की थी और मिस्टर बी जो है उसने परचेज़ की थी ऑन क्रेडिट बेसिस। तो हम एंट्री हम करेंगे क्रेडिट परचेजेस बाय मिस्टर बी फ्रॉम मिस्टर ए। सो एंट्री होगी 1 नवंबर 2004, परचेज अकाउंट डेबिट होगा जी, टू ए अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विथ सेम अमाउंट्स 4000 एंड 4000 विथ डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। इसकी लॉजिक समझें जी। परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होता है क्योंकि ये उस पर्सन के लिए जो एसेट होता है, परचेजेस जो होती हैं, ठीक है। और टू ए अकाउंट, ए जो है उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ए के अकाउंट में जो है वो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ए का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा अगेंस्ट परचेजेस। उससे नेक्स्ट क्या हुआ था जी, फिर उसके बाद ए ने बिल ड्रा किया था और बी जो है उसने एक्सेप्टेंस दी थी फॉर 2 मंथ्स, यानी कि जो है 2 माह बाद वो बिल को जो है वो पे करेगा, अमाउंट बिल की। क्लियर है? तो ऑन सेम डेट 1 नवंबर 2004 को वो एक्सेप्टेंस देता है कि जो है मैं आपको अब ये जो बिल की अमाउंट है ऑनर कर दूंगा। तो इसकी एंट्री ये होगी, ए अकाउंट जो है डेबिट होगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये क्रेडिट होगा विद सेम अमाउंट 4000 एंड 4000 क्रेडिट। इसकी डिटेल ये होगी, एक्सेप्टेंस गिवन एट 2 मंथ्स टू मिस्टर ए। इसकी लॉजिक समझें। ए जो है इसके लिए यहाँ पे एसेट हुआ क्योंकि ए के पास से 4000 रुपये की जो है वैल्यू की जो अमाउंट है इसके पास मौजूद है, इसके पास एसेट्स मौजूद हैं। लेकिन इसकी लाइबिलिटी जो है, पेएबल्स जो है वो क्रेडिट होते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होता है। क्लियर है? अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ए सेंट द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन, इससे जो है बी का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, ये ए के रेलिवेंट है, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर बट ही कुड नॉट मीट हिज एक्सेप्टेंस, ये इसके रेलिवेंट है स्टेटमेंट कि जो ड्यू डेट है उसके ड्यू डेट पे उसको प्रेजेंट किया गया बिल, ठीक है, बैंक की तरफ से, ठीक है, लेकिन उसने जो है वो डिसऑनर कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। अब इसकी एंट्री जो है हम बी के अकाउंट में करते हैं। बिल डिसऑनर हुआ था 2 माह के बाद, जिसकी डेट थी 4 जनवरी 2005, ऐसे ही है। जब बिल डिसऑनर हुआ तो ये एंट्री जो है इसकी जो है ना वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा विद सेम अमाउंट टू ए अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये है जब एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक है, बी ने, तो एंट्री ये थी, जब एक्सेप्टेंस से जो है वो डिसऑनर कर दी उसने, तो हम इसका जो है वो उलट कर देंगे, ठीक है। अब लॉजिक जो इसकी वो ये है, जब डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ होगा तो डेबिट होगा, ठीक है, और डिक्रीज इन एसेट होगा यानी वैल्यू में जो है वो कमी होगी एसेट में, तो वो क्रेडिट होगा। तो इसीलिए मिस्टर ए अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट होगा। इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन ये होगी, बिल इज़ नॉट ऑनर्ड, सिंपल इज़ दैट। अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि बी के जो रेलिवेंट है वो कौन सी जो है वो स्टेटमेंट है या एंट्री है। द बैंक पेड ₹40 एज नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है। मैं पहले भी आपसे जो है वो ये बात कह चुका हूँ कि जो नोटिंग चार्जेस है वो पहले बैंक पे करेगा क्योंकि इमीडिएट जो उसका होल्डर है वो बैंक है, ठीक है। बैंक जो है वो रिकवर करेगा ए से, ड्रायर से,
ठीक है, जिसने बिल ड्रा किया था, ठीक है। और मिस्टर ए जो है वो रिसीव करेगा मिस्टर बी से, क्योंकि अल्टीमेट जो उसका पेयर है, जो पे करने वाला है, वो मिस्टर बी नोटिंग चार्जेस की जो कॉस्ट है वो बेयर करेगा। तो आइए अब हम जो है बी के अकाउंट में एंट्री करते हैं नोटिंग चार्जेस की। तो नोटिंग चार्जेस पेमेंट की एंट्री ये होगी बी के जो है जनरल अकाउंट में। सेम डेट है जी, डिसऑनर की जो डेट है वही हम यूज़ करेंगे, 4 जनवरी 2005। ओके, तो एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। नोटिंग चार्जेस कितने हैं, 40 रुपीज़ डेबिट एंड 40 रुपीज़ क्रेडिट। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है या डिटेल ये है, नोटिंग चार्जेस पेड एंड क्लेम्ड बाय ए। नोटिंग चार्जेस, इसकी लॉजिक ये है कि नोटिंग चार्जेस जो हैं वो मिस्टर बी के लिए एक्सपेंसेस हैं, इसलिए वो डेबिट होंगे, ठीक है। और वो जो है क्लेम करेगा मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए जो है यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि ए का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि अब बाई हैंड कैश के ज़रिए तो ये नोटिंग चार्जेस पे कर नहीं रहा, ठीक है। ये जो है अपने अकाउंट्स में ये ए को लाइबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए इसकी लाइबिलिटी होगी 40 रुपीज़ की, यानी इसने इन फ्यूचर जो है 40 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी वो क्रेडिट होगी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड हो गया जी। अब स्टूडेंट्स, जो यहाँ तक एंट्रीज थी नोटिंग चार्जेस तक, वो बी के रेलिवेंट थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द बैंक ऑल्सो चार्ज 15 रुपीज़ एज कलेक्शन चार्जेस। इसका ताल्लुक जो है वो मिस्टर बी से कतन नहीं है, ठीक है, इसका ताल्लुक जो है वो मिस्टर ए से है, क्योंकि मिस्टर ए जो है बैंक के पास गया था और उसने जो है कलेक्शन के लिए बिल जो है वो बैंक को दे दिया था कि आप मेरे बिहाफ पे जो अमाउंट है ना ये कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो एज एंट्रीज कम्स टू एन एंड। ओके, तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बैंक के अकाउंट में हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है, कि बैंक अपनी बुक्स में क्या क्या एंट्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये जर्नल है जो बैंकर का है, इसमें हम एंट्रीज करेंगे। तो एक बात आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है, ठीक है, वो किस डेट के जो है बैंक को जो है कलेक्शन के लिए जो है वो अपना बिल देता है, ठीक है। तो यू मस्ट कीप इन योर माइंड हेयर कि आपने जब ड्रायर है जो अपना बिल है वो बैंक को देता है कलेक्शन के लिए, तो आपने बैंक के अकाउंट में इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है। उसकी रीज़न सुन लें, क्योंकि ये अभी जो है बिल बैंकर वो रिसीव करता है, ठीक है, कोई एक्चुअल जो है इन आउट नहीं हुआ था जो बैंकिंग के अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक नोट के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ी स्टेटमेंट पास कर देता हूँ। तो बिल कलेक्शन की डेट थी जी 11/11/2004। इसे मैं जो है रेड कलर में शो करता हूं ताकि हाईलाइट आपके माइंड में रहे। बैंक पास्ड नो एनी एंट्री व्हेन बिल इज रिसीव्ड फॉर कलेक्शन पर्पस, सो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड। यानी बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब वो कलेक्शन के लिए रिसीव करेगा, ठीक है, जस्ट। और जब बिल डिसऑनर होगा तब भी बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से जो है बैंक अपने अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करेगा इन दोनों सूरतों में। हाँ, अगर डिस्काउंट के लिए बिल आएगा, जो हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, फिर बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बैंक बिल डिस्काउंट करता है वो जो है ड्रायर को, होल्डर को जो है वो पेमेंट करता है अपने डिस्काउंट की अमाउंट को कटिंग करके, ठीक है, अपनी यानी इंटरेस्ट और डिस्काउंट की जो अमाउंट है उसे लेस करके जो है वो होल्डर को, ड्रायर को जो है वो पे करता है इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग। क्लियर है? और कलेक्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो एक्चुअल कोई कैश ना देता है ना लेता है, वो जस्ट जो है वो कागज़ का टुकड़ा लेके जो कि बिल जिसे हम कहते हैं वो लेके अपने पास सेव कर लेता है ऑन मैच्योरिटी डेट तक। और ऐसे ही जब डिसऑनर होगा तब भी कोई एंट्री नहीं वो अपने अकाउंट में करेगा। मेरे ख्याल में अब कोई और वजाहत करने की जो है वो गुंजाइश नहीं रही। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी कि हम एंट्री जो है वो क्यों नहीं पास करेंगे बैंकर के अकाउंट में। क्लियर? अब जस्ट जो है दो एंट्रीज जो हैं वो बैंक अपने अकाउंट में जो है वो पास करेगा। एक ये कि वो जब वो नोटिंग चार्जेस पे करता है,
ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। तो एंट्री जो है वो ये होगी, डिसऑनर की जो डेट थी वो आपको बखूबी पता है, 4 जनवरी 2005 थी डिसऑनर की डेट, ठीक है। इसी डेट को जो है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है बैंक। तो इसकी एंट्री ये होगी, ए अकाउंट डेबिट होगा, 2 कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा बैंक के अकाउंट में, ठीक है, 40 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, ठीक है, विद डिटेल और डिस्क्रिप्शन। नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर जो कि मिस्टर ए हैं, ठीक है। अब इसकी लॉजिक समझ लें, क्योंकि वो ए का जो अकाउंट है वो यहाँ इसलिए डेबिट कर रहा है कि इन फ्यूचर जो है वो मिस्टर ए से बैंक जो है वो रिकवर करेगा नोटिंग चार्जेस की अमाउंट, ठीक है। तो कैश पे कर रहा है बैंक, ठीक है, तो यहाँ कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर। अब एक और लास्ट एंट्री जो है बैंक के अकाउंट में वो ये होगी, जब वो कलेक्शन चार्जेस की जो फ़ी है वो मिस्टर ए से वसूल करेगा। तो सेम डेट ये एंट्री करेगा जब इसे पता चला कि बिल जो है वो डिसऑनर कर चुका है उसका एक्सेप्टर मिस्टर ए का। तो ए अकाउंट जो है वो डेबिट करेगा अपने अकाउंट्स में, 2 कलेक्शन चार्जेस अकाउंट वो क्रेडिट करेगा। क्या अमाउंट थी जी? 15 एंड 15 रुपीज़ विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। चार्जेस डिडक्टेड फ्रॉम एज अकाउंट। इसकी लॉजिक ये है कि वो ए को अपना एसेट ठहराएगा यहाँ पे, ठीक है, कि वो कलेक्शन चार्जेस की जो फ़ी है वो मिस्टर ए से वसूल करेगा, ठीक है। और टू कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो इसकी इनकम है बैंक की, फ़ी जो वसूल करता है बैंक वो एज ए इनकम वसूल करता है, ठीक है, अपनी आमदनी रेवेन्यू, तो ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इलस्ट्रेशन नंबर 8। हमने जो है तीनों पार्टीज़ के अकाउंट्स में एंट्रीज़ जो हैं वो की हैं और इनके रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसा कि एंट्रीज़ की लॉजिक जो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। और क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं एट स्पॉट जो है मैं क्लियर करता हूँ आपको। इसके बावजूद ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन और एम्बिग्विटी हो इन कॉन्सेप्ट्स और इलस्ट्रेशंस के हवाले से, तो आप मुझसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में जो है अब जब हम इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे, इनकी जो है एक्सरसाइजेस करेंगे इलस्ट्रेशंस की और कॉन्सेप्ट की, तो इंशाल्लाह जो मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जो हैं वो इस हद तक क्लियर हो जाएंगे कि आप जो है पेपर में जो एग्ज़ाम में, ठीक है, इन्हें आसानी जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक then don't forget share, subscribe and comment. Thank you all.